दोस्तों, आज आप और मैं बात करते हैं थोड़ी सी राजनीति से हट के भौगोलिक शास्त्र की, भूगोल की। राजनीति उसमें भी है, राजनीति उसमें भी है। प्रत्यक्ष राजनीति नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष है, लेकिन है जरूर। आज मैं आपसे बात करूंगा अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में आपको बहुत कोशिश करता हूं कि मैं यदि चीज़ों को, यदि आपसे कुछ बात करूं तो मैप के साथ बताने की बात करूं, लेकिन मेरे पास अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या कुछ और दूसरे इक्विपमेंट से मैं आपको चीज़ों को इजी कर पाऊं। तो रोना रोने से कोई मतलब नहीं, जो आपके पास बेस्ट है उससे आपको काम करना चाहिए। फिर वो चाहे आपका कागज़ पेन ही क्यों ना हो, आपका 5,000 10,000 का मोबाइल ही क्यों ना हो, चिट्ठी पत्री, हम तो चिट्ठी पत्री और उस जमाने के हैं पोस्ट कार्ड वाले, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमेल भी फिर शुरू किया, धीरे धीरे ईमेल आना शुरू किया। ऑरकूट आया था लेकिन ऑरकूट मेरे लक्ष्य में नहीं आया। वो आया और आउटडेट हो गया, मुझे नहीं पता चला। वो फिर सीधे मैं फेसबुक पे आया हूँ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और अब तो और कू वगैरह और आते जा रहे हैं। तो चलो मैं वापस से आऊँ सब्जेक्ट पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं अपनी हथेली से बताऊँ तो हथेली को अगर मैं ये अपना ये मान लूँ, कागज है ना, तो अगर हम ये नीचे समुद्र मान लेते हैं, नीचे समुद्र मान लेते हैं, और ये हमारा पूरा ये इस तरफ मान लेते हैं हम अपना समुद्र अरेबियन सी, और इस तरफ मान लेते हैं हम अपनी बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ यदि भारत है ऊपर, चलो यहाँ तक भारत ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारा हिमालय यहाँ तक है। तो यहाँ से जब हम इस तरफ जाते हैं ना, तो ये हमारा यहाँ टच होता है अफगानिस्तान से। अब एक्चुअली क्या है, जब हम पुराने भारत की बात करें, एंशियंट इंडिया की, तो भारत और अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती थी, लेकिन बीच में आ गया पाकिस्तान। हमारा जब भारत का बंटवारा हुआ तो वो आ गया, और इस तरफ हमारी सीमाएं ईरान से मिलती थी। तो दोनों तरफ अब हमारा, अभी कागज पे तो हम अफगानिस्तान के नेबर हैं, यानी अफगानिस्तान हमारा नेबर है, लेकिन वास्तव में वहाँ पाकिस्तान आके कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इस वक्त ना हम ईरान के फ्रेंड हैं, नेबर हैं, ना अफगानिस्तान के। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बात तो हम वो जानते हैं कि हम 10,000 साल के वो देश हैं जिसने कभी किसी दूसरे की सीमाओं पर हमला नहीं किया, कि कभी किसी दूसरे देश की सीमाओं पे जाकर या दूसरे देश में जाकर हमने हमारी फौजें, सेनाएं नहीं भेजी और ना युद्ध किया। रामायण काल की भी बात है, हम हमारे भूभाग में ही सुरक्षित रहे। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो सांप या जो नाग, या नाग महाराज या जो शेर बिना नख और दंत का होता है, वो घसीट घसीट के मारा जाता है, लहू लुहान किया जाता है, कुत्ते भी उसको नोचने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 22 सिंहों का दल है, उसे क्या 150 कुत्ते, जंगल में जो कुत्ते हैं, क्या वो उनका रंच मात्र भी कुछ बिगाड़ पाएंगे? यदि उसमें 2 या 4 भी फाइटर शेर हों उस ग्रुप में, सिंह प्राइड बोलते हैं जो, लायंस प्राइड, उसमें अगर 2 या 4 फाइटर हों, लड़ाका शेर, तो 150 कुत्ते भी उस ग्रुप का, उस प्राइड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारी सीमाओं पर, दूसरे की सीमाओं पे कभी जाके हमला नहीं किया। लेकिन कुत्ते की दुम जो पाकिस्तान है, वो भी तब शांत हुआ जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक यानी हम हमारी जगहों से उसके पिंड पॉइंट एरिया में गए, और जहां पे वो उसके बंकर, शिविर, लॉन्चिंग पैड थे आतंकियों के, जहां वो 17-17, 18-18 साल के बच्चों को इस्लाम के नाम की घुट्टी पिला के, कि ज़मीन पे कुछ नहीं है, जिंदा रहोगे तो क्या करोगे, जिहाद करो, मर जाओगे तो 72 पूरे तुमको जन्नत में मिलेंगी, इस तरह की वाहियात दकियानूसी बातें बच्चों को सिखा सिखा के वो सुसाइड बॉम्बर बना देता है, ह्यूमन ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर बना देता है उनको पाकिस्तान। और इसी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो देवबंदी है, वो भारत में ही बैठ के ये सब करती, दुनिया भर का इस्लाम जो है वो पाकिस्तान मदर ऑफ ऑल टेररिज्म है। और ठीक है, तो अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो नुकसान हमारा पाकिस्तान ने किया है, वो नुकसान कभी भरपाई नहीं हो सकती जब तक कि जो लैंड पाकिस्तान ने धोखे से कब्जाया है,
क्योंकि ये सब फर्जीवाड़ा था उनका। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया, वहाँ ना मुसलमान रहे और ना ही वहाँ पर जो हिंदू और हिंदू कम्युनिटी थी वो ही वहाँ सुखी रह पाई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वो इस्लाम के अनुसार भी पाकिस्तान चलाते तो भी शायद हमारे लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और फिर भारत के जो आज उस समय कितना 5 करोड़ मुसलमान बताया जाता था, आज 18 से 20 करोड़ मुसलमान भारत में हैं। तो इनका भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया और भारत को 3 टुकड़ों में बांट दिया। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्या हमें ऐसी पॉलिसी रखना चाहिए कि हमारी सीमा से हम 200 किलोमीटर आगे जाकर हमारी सीमाओं की रक्षा करेंगे, कि भाई ये मेरा घर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझ गए, है ना। जैसे मैं यहाँ बताऊँ कि भाई देख ये मेरी बाउंड्री और मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, है, यहाँ से तू पत्थर चलाएगा तो ये मेरे सिर पे गिरेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो तेरे को पत्थर चलाने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, तू फेंकेगा भी तो यहाँ तक आएगा। यहाँ रहने वाले भारतीयों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ या आपसे बात करना चाहता हूँ कि भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अफगानिस्तान कहा जाता है कि जितने भी वर्ल्ड पावर जो रही उनकी मतलब एक तरह से उनकी आत्महत्या की जगह भर है, ये ग्रेव यार्ड बोलते हैं उसको, यानी जितनी भी महाशक्तियां रही है वो वहाँ आके दम तोड़ दिया हो, है ना। यही क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना, मैं ट्विटर पे पूछूंगा। यदि ये वीडियो आप मेरा सुन रहे हैं तो ट्विटर पे आपको मेरे इस सवाल का जवाब देने में आसानी होगी। सबसे पहले कब्रगाह बना ब्रिटेन का, अफगानिस्तान जो है वो ब्रिटेन की कब्रगाह बना। ब्रिटेन उसके कंट्रोल में नहीं, ब्रिटेन के कंट्रोल में अफगानिस्तान नहीं आया। और भारत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो जर्मनी ने इस पर जो इतने बॉम्ब फोड़े थे, इसके पिछवाड़े तोड़ दिए पूरे, तो ब्रिटेन को भारत पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उस तरह से अफगानिस्तान भी इसके हाथ से जाता रहा और वहाँ से फिर ब्रिटेन की कब्रगाह बनना शुरू हो गई। फिर आते हैं यूएसएसआर, रशिया। तो यूएसएसआर की नज़रें भारत पे थी या नहीं, ये एक कंट्रोवर्सी का विषय हो सकता है। कोई लोग भारत का दोस्त मानते हैं रशिया को, कुछ लोग कहते हैं कि रशिया भारत पे भी नज़र रखता है, अपनी ये सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसको भारत पे कंट्रोल करके काबू करके यहाँ पर भी सोशलिज्म लाना चाहता था। नेहरू के ज़माने में खूब ये लागू हुआ। नेहरू सोशलिस्ट, कम्युनिस्टों से भी बड़े कम्युनिस्ट साबित हुए। सोशलिज्म के आड़ में वो कम्युनिज्म बहुत फलता फूलता रहा भारत में। तो उसके बाद लेकिन अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो उसकी टक्कर अमेरिका से हुई और अमेरिका ने बैकडोर एंट्री लेके पाकिस्तान को सपोर्ट करके तालिबान खड़ा किया। तालिबान मतलब तालिबान मतलब एक तरह से गुरुकुल के विद्यार्थी। अब आप सोचिए, भारत में सभ्यता का भी अंतर बताऊंगा आपको इसमें। हम गुरुकुल के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। भारत के गुरुओं की अगर हम बात करें तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और इतने बड़े बड़े चाणक्य, ऐसे ऐसे नाम याद आएंगे कि जिनको देखते ही नमन करने का मन करता है। लेकिन तालिबानियों के अगर गुरुओं की बात करें तो ये गुरु घंटाल हैं। ये माता पिता, खुद भी ये माता पिता भी बेवकूफ़ होते हैं जो अपने छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चों को कंकन से जुदा करके अपने बच्चों के पेट पे बम बांध देते हैं और ह्यूमन बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर बनाने के लिए अपने बच्चों को भेज देते हैं, जन्नत और जमाने भर की आइडियोलॉजी, तो फेक थॉट के भरोसे। तो ये ऐसे गुरु घंटाल हैं तालिबानी लोग कि यूथ को, बच्चों को भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। तो संस्कृति का भी अगर मैं अंतर बोलूं तो जमीन आसमान का अंतर है। और मेरे को तो बहुत आपत्ति है कि यदि ये नारा ही भारत में किसने दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, सिर्फ और सिर्फ भारत में एक धर्म है, सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म, बाकी सब मजहब है, कल्ट हैं। और ये जो बात यदि करते हैं तो या तो धर्म एक है और यदि कोई है तो फिर उसके बाद अधर्म है, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ा है। मेरे पैदा होने से मेरा धर्म नहीं डिसाइड होता है, मेरे कर्म से मेरा धर्म डिसाइड होगा कि मैं धर्म के साथ हूँ या अधर्म के साथ हूँ। जबकि कल्ट या मजहब में ये थ्योरी नहीं चलती है। आपका पैदा होना ही मान्य करता है कि आप यदि उनके जैसे हैं तो वो आपको मान्य है, फिर चाहे आपने 100 खून क्यों ना किए हों, 100 अपराध क्यों ना किए हों, 100 जघन्य अपराध क्यों ना किए हों, वो आपको मान्य रहेंगे। और यदि आप उनके जैसे नहीं हैं, उनके वाले
इष्ट को मानने वालों में से नहीं है, तो फिर आप कितने भी अच्छे गुणी ज्ञानवान प्रकांड पंडित बने रहो, कश्मीरी पंडित आप अपने नाम भद्रलोक, कश्मीरी पंडित कश्मीर का और भद्रलोक बंगाल का आप लेते रहो, सिंधियों का सिंध लेते रहो, बड़े बड़े 4-4 माले की मंजिलें हुआ करती थी। आज इनके पास लोटा कटोरा भी नहीं है। मैं भी दुखी हूँ, मैं भी दुखी हूँ, मैं भी एक हिंदू होने के नाते इस वाकये से दुखी हूँ, लेकिन दुख उनको भी होना चाहिए जिनके आंखों पे सेकुलरिज्म के पट्टे पड़े हुए हैं। तो वापस से मैं आप अफगानिस्तान पे लेके आता हूँ। अफगानिस्तान की बात मैं कर इसीलिए रहा हूँ क्योंकि भारत को इतिहास से ही सीखने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी हो या रसायन शास्त्र हो, चाहे बायोलॉजी हो या दुनिया भर का मैथ्स हो, हिस्ट्री से अलग कुछ नहीं होता है। इतिहास देख के ही सब कुछ सीखा जाता है और सीखा जाना भी चाहिए। तब मैं आपसे दोबारा से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत को एग्रेशन वाली पॉलिसी की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि डोकलाम में आपने सपाटा मार के देख लिया। जहां आपने चाइना को सपाटा मारा, ये चाइना अपनी औकात पे आ गया। और नहीं तो आप इनी चीनी बाई बाई करते रहो, 1962 में आपके अरुणाचल प्रदेश तक आ जाएंगे। अगर वहाँ डराया धमकाया नहीं जाता तो आज बे ऑफ बंगाल में, कलकत्ता तक में चाइना का हो चल रहा होता। हाँ, लाल सलाम लग रहा होता। कलकत्ता में उनकी राजधानी होती चीनियों की, कम्युनिस्टों की। तो इनको मारे बिना, देखो कम्युनिस्ट मारे बिना नहीं मानता। आप कम्युनिस्टों से, उनसे ज़्यादा आप उनको मारोगे तब वो, क्योंकि इनकी जो चाइना जो सीसीपी है, वो चाइना सीसीपी उसका एग्रेशन ही, उसका बंदूक की नली से ही उसकी सत्ता निकलती है। तो हमारे पास चाइना जैसा भी जहर है और इधर पाकिस्तान जैसा भी जहर है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें प्राचीन काल में जो हम अफगानिस्तान से सीधे संबंध रखते थे, क्या अब हमें वो समय आ गया है कि अब हम ईरान से भी सीधे संबंध रखने की पॉलिसी को चेंज करें? ये नहीं कि आज ही बम फोड़ दें वहाँ पर, क्योंकि लोग तो वही है ना, जो अविभाजित भारत में जो लोग रहते थे वही आज भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। मेरे और आपके जैसे ही लोग रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको बम फोड़ के मार दिया जाएगा। चाइना में लोग खराब नहीं है। वो भी एक एग्री स्टेट हुआ करता था कभी औद्योगिकरण आने से पहले, लेकिन कम्युनिस्टों ने वहाँ पर चाइना को भी कैप्चर कर लिया है। और कम्युनिस्टों की और पाकिस्तान के हरे टिड्ढों की कहानी ये है कि पाकिस्तान भिखमंगा हो गया। ये सेना के हवाले एक देश हो गया। देश में सेना रहती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, ये मक्कारों के पास। और चाइना की कहानी ऐसी है कि चाइना ने मौद्रिक जो पैसों की तरक्की जरूर करी है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेकिन मार के करी है। ताइवानियों को, जो डेमोक्रेटिक चाइनीज थे, जो आज ताइवान है, जिसे हम भारत के तौर पे पूरे देशों से हम समर्थन की अपील करते हैं, इनको मार मार के भगाया। राष्ट्रवादियों को, चाइना राष्ट्रवादियों को कम्युनिस्ट चाइनीज ने मार मार के भगाया, कम्युनिस्ट चाइना पार्टी ने। और फिर चाइना पे कब्जा किया। इसके बाद इन्होंने उज्बेकों को भगाया, मारा, उइगुरों को मारा, वीगर जिसे बोलते हैं, और तिब्बतियों को भी मार के भगाया है। हांगकांग पे भी इनकी एट्रोसिटीज़ वही चल रही है। तो हमारे तरफ तो दोनों, पाकिस्तान इधर नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में, इधर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारे चाइना है। तो दोनों ये जहर हैं हमारे पास। तो क्या हमें हमारी ज्योग्राफी को अब चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि सीधा जो नाग रहता है, जिसे ना काटने की सलाह दी जाए, यदि वो फुफकारना भी छोड़ दे तो उसको कुत्ते जो हैं वो घसीट घसीट के मारते हैं। और माफ़ करना मुझे, मैं वो सांप को और नागनाथ को मारने और पीटने वाली थ्योरी को बिल्कुल गलत मानता हूँ। सांप और नाग जो हैं वो भारतीय सनातन पद्धति में हमारे मित्र कहे गए हैं। और शिव के गले में भी सांप है, नाग हैं। विष्णु के जो वाहन है, विष्णु की जो शैया है, वो शेषशाही परमात्मा है, वो नाग ही हैं। तो ये नाग भारत की संस्कृति में सीधे तौर पर मित्र बताए गए हैं। इसका रीज़न ये है कि चूहे दुनिया भर में किसानों के दुश्मन हो सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, लेकिन सांप ही एक ऐसा प्राणी है जो उसको बिल में मार सकता है। तो जो वेस्ट की लॉजिक है, मैं उसको मारने को तैयार नहीं हूँ। सांप मनुष्यों का मित्र क्या बोलना चाहिए, पशु प्राणी जो भी आप कैटेगरी रख लें, वो मित्र कैटेगरी में है। और चूहे को मैं शत्रु कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान और चाइना, दो ये उजड मुझे शत्रु कैटेगरी में लगते हैं। तो क्या हमें अब हमारी भूगोल को, ज्योग्राफी को अटैकिंग मोड में आके
कहते हैं ना, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो क्या अब हमें हमारे ज्योग्राफी को और हमारी डिफेंस पॉलिसी को चेंज करने का समय आ गया है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँ। जब 1000 साल पहले हमारे राजा भारत को सुरक्षित रखना चाहते थे, तो अफगानिस्तान से के पास लगे हुए पाकिस्तान से उस तरफ, बिल्कुल पाकिस्तान की अफगानिस्तान बाउंड्री पर, बॉर्डर पर 2 किले हैं, जिसमें शायद एक किले में अक्षय कुमार ने भी वो फिल्म का रोल किया है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, शायद वो भी एक किला है। और उसके जैसे एक और किला है, 2 किले हैं। जिस भी राजा का नॉर्थ इंडिया से, पंजाब तरफ से या दिल्ली से, जिस भी राजा का उन किलों तक, क्योंकि वहाँ से फिर पहाड़ी लग जाती है, वहाँ से फिर और जगह से फिर आना, मतलब जो एंट्री पॉइंट है उसको अगर चेक पोस्ट बना लिया जाए, वहाँ पे अगर हमारे सिपाही डट के मुकाबला करें एक टुकड़ी, तो फिर बाकी और जगह से फिर भारत की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अब ये वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये लंबा हो गया, 15-16 मिनट का हो गया है। अब इंस्टाग्राम पे तो नहीं आ पाएगा, और मैं अपने टेलीग्राम पे इसकी लिंक भी दे दूँगा। तो दोस्तों, जो लोग भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल आपको इसमें दे दी गई है यूट्यूब में। नंबर मेरा है 9200114611। आप इसके थ्रू मुझे पेटीएम, जीपे, गूगल, इस तरह से मुझे आप फ़ोन पे, इससे आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं।